morning student. Welcome to SJI online class 8 हिंदी लैंग्वेज पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पार्ट 1 भाषा और व्याकरण में भाषा की परिभाषा को समझा तथा भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यह हमने जाना। इसके साथ साथ भाषा के कितने रूप होते हैं, अर्थात भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि बोली क्या है। तो बोली क्या है? क्षेत्रीय स्थान पर बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसके बाद आता है उपभाषा। अब आज आप ये समझिए, उपभाषा जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना भी की जाती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। तो उपभाषा कब बनती है बोली? जब उसका जो क्षेत्र है वह व्यापक हो जाता है और उसमें साहित्य रचना की जाने लगती है तो बोली जो है वह उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली और खड़ी बोली, ये चारों ही बोलियां हैं, किंतु इनमें उत्तम साहित्य की रचना की गई है। इस कारण से ये चारों उपभाषाएं बन गई। कौन सी चारों? ब्रज, अवधी, मैथिली और खड़ी बोली। इसके बाद है भाषा तथा बोली में अंतर। तो जो भाषा है, भाषा का जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है और बोली का जो क्षेत्र है भाषा की अपेक्षाकृत सीमित होता है। भाषा में साहित्य रचना होती है और बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। भाषा में सरकारी कामकाजों में प्रयोग की जाती है। भाषा सरकारी काम में जो लिखित रूप होता है उस रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है, परंतु बोली में कोई भी सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। इसके बाद है साहित्य। साहित्य क्या है? साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। यह ज्ञान पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य को समझें। गद्य साहित्य में साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, कथा, संस्मरण, निबंध, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि आते हैं। किसके के अंतर्गत? गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, कथा, संस्मरण, निबंध, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि आते हैं। जैसे साहित्य और उनकी रचनाएं। साहित्यकार में जैसे महादेवी वर्मा, इनकी प्रमुख रचना क्या है? गिल्लू। मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचना है गोदान। जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है ध्रुव स्वामिनी। इसके बाद पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। पद्य साहित्य के अंतर्गत छंद, पद, सवया, सौरठा, कविता, दोहा आदि आते हैं। जैसे साहित्यकार और रचना। विहारी, इनकी रचना है सतसरी। तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरित मानस। कबीरदास, इनकी साहित्य रचना है बीजक। बच्चों, मैं पुनः दोहराऊंगी। उपभाषा क्या है? जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उनमें साहित्य रचना की जाती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। ब्रज, अवधी, मैथिली और खड़ी बोली, ये चारों ही बोलियां हैं, किंतु इनमें उत्तम साहित्य की रचना की गई है। इस कारण से ये चारों उपभाषाएं बन गई हैं।
भाषा तथा बोली में अंतर। भाषा भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और भाषा की अपेक्षाकृत बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य रचना की जाती है परंतु बोली में साहित्यिक रचना नहीं की जाती है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाजों के लिए प्रयोग किया जाता है परंतु बोली का प्रयोग सिर्फ क्षेत्रीय बोलचाल के माध्यम से ही किया जाता है, अर्थात सिर्फ क्षेत्र में ही बोली जाने वाली भाषा होती है, उसका सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं किया जाता है। साहित्य साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। यह ज्ञान पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य में साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, कथा, संस्मरण, निबंध, पद, उपन्यास, नाटक आदि आते हैं। जैसे साहित्यकार और उनकी रचनाएं। महादेवी वर्मा रचना इनकी गिल्लू, मुंशी प्रेमचंद गोदान, जयशंकर प्रसाद ध्रुवशामिनी। पद्य साहित्य में साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। पद्य साहित्य के अंतर्गत छंद, पद, सभया, शौर्ठा, कविता, दोहा आदि आते हैं। जैसे साहित्यकार और उनकी रचना बिहारी, सतसई, तुलसीदास, रामचरितमानस, कबीरदास, बीजक। अब इसके बाद व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखता है। व्याकरण द्वारा ही भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसलिए भाषा की व्यवस्थित समझ के लिए व्याकरण को पढ़ना बहुत जरूरी है। अतः भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के तीन भेद होते हैं। कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति व प्रयोग आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, प्रकार, प्रयोग, विराम चिन्ह आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। पुनः स्मरण कीजिए, व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखता है। व्याकरण द्वारा ही भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसलिए भाषा की व्यवस्थित समझ के लिए व्याकरण को पढ़ना बहुत जरूरी है। अतः भाषा के शुद्ध स्वरूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण तीन प्रकार से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति व प्रयोग आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, प्रकार, प्रयोग, विराम चिन्ह आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। बच्चों, अब आप इसमें उपभाषा, भाषा तथा बोली में अंतर और
व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, वह तीनों प्रकारों को पढ़ करके समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions. I am A.K. Trivedi and today I will explain you in English literature chapter number 1, that is poem, and titled as Tragedy Vortigern Gulf. Students, this poem is very funny and interesting. As the name of the title, very difficult to pronunciate, but it is very interesting and ridiculous poem. So be ready and try to understand it seriously. Try to understand difficult words meanings, Hindi and English explanation. Let us start it. There is a very funny insect. Funny means students ridiculous, hasyaspad. Insect means कीट that you don't often spy. Spy means detect, watch, see. Writer want to say that there is an insect which looks very funny or ridiculous and nobody has seen it. It is very difficult to notice it around. Okay? Now second line, and it is not quite a spider. It is not quite a fly. Here quite means to a certain degree. Quite means to a certain degree. काफी हद तक. राइटर कहना चाहते हैं कि ये स्पाइडर नहीं है. स्पाइडर एन इंसेक्ट, नॉट फ्लाई. अ फ्लाई भी नहीं है. द राइटर वांट्स टू से इफ यू गेस दैट दिस फनी इंसेक्ट इज अ स्पाइडर और अ फ्लाई, इट इज नॉट. You are wrong. Your guess is not correct. It is something like a beetle. Writer want to say that it looks like a beetle. You know, beetle is an insect often large, shiny and black with a hard case on its back covering its wings. Beetle एक इंसेक्ट होता है ब्लैक कलर का. उसके विंग्स एक हार्ड कवरिंग से कवर होते हैं, ढके होते हैं. एंड लिटिल लाइक अ बी, इट लुक्स लाइक एज इफ अ बी. ये एक बीटल जैसा है, एक बी जैसा है. बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रब. बट इट इज नॉट जस्ट लाइक अ वूली, दैट मीन्स लाइक वूल, हैविंग वूल. ग्रब मीन्स लार्वा, बीटल लार्वा. ये बीटल लार्वा भी नहीं है. This is not a beetle larva with having hair on its body that climbs upon the tree, जो पेड़ पे चढ़ता है. The writer points out that if you are thinking that it is a spider, a fly, or beetle, or a larva, you are wrong. This insect is not the one that he is explaining here in this stanza. But nothing, और क्या कहता है, its name is quite hard one. Quite hard one, very difficult to remember. The writer wants to say that nobody can guess about this insect. It is very difficult to point out the name of this insect. But you will learn it soon. कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप लोग इस इंसेक्ट के बारे में जान जाएंगे. आई होप, ही होप्स. द राइटर थिंक्स दैट everybody will know about this insect
which he is explaining in this poem. So try, राइटर कहते हैं इसलिए आप लोग ट्राई करिए. ट्राई एंटी वॉन्टी, उल्टा उल्टा जो भी हो, ट्रांटी वॉन्टी गॉन गॉलप, जो भी हो आप लोग ट्राई करिए. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा. इट लिव्स ऑन वीड्स. राइटर कहते हैं दिस इंसेक्ट अबाउट विच ही एक्सप्लेन्स आउट इन दिस पोम. क्या कहते हैं? इट लिव्स ऑन वीड्स. You know, weeds means small grass. Unwanted plants are grass that is usually grown in the field. तो ये weeds खाता है, अनावश्यक जो पौधे उगाते हैं खेतों में. And wattle gum, a type of gum obtained from a tree in the form of reddish lump. यानी पेड़ों पर एक प्रकार का रेड कलर का गम होता है. Probably this insect eats gum and weeds, that means unwanted plants usually grown in the field. Its appetite is hearty. You know, appetite means hunger, भूख. इसकी भूख hearty. You know, hearty means wholesome. ये बहुत भूखा रहता है. It feels hungry all the time. इसको हर समय भूख लगी रहती है. It wants to eat all the time. And its manners are disgrace. इसका जो मैनर है, बिहेवियर है, very very insulting. It is not praiseworthy. Okay? When first you come upon it, यानी जब आप पहली नजर में इसको देखते हैं, you come upon it, that means whenever you see this insect, it will give you quite a scare. Scare means afraid. Probably whenever you see or watch this insect, you may be afraid of it. आप इससे डर सकते हैं ना. Or you can make this insect fear from you. But when you look for it again, लेकिन जब आप इसे again means constantly, आप पुनः बार बार इसे देखते हैं, you find it is not there. Probably it may have been vanished. हो सकता है कि ये वहां से गायब हो जाए. And unless you call it softly, और जब आप इसको softly means gently, अगर आप इसे धीरे से बुलाते हैं, it will stay away and mock. तो क्या करेगा? It will keep on staying. It will not be afraid of you. It will not be afraid of your presence. It may keep on standing at its place and may keep on moving. Mop means broom करना, just like a broom that moves slowly on the floor. So try, anti wanty gone gallop. राइटर सजेस्ट करता है कि आप गेस करिए कि ये कौन सा इंसेक्ट हो सकता है जो भी उल्टे पुल्टे. ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम यू कैन गेस अबाउट. ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम यू कैन गेस. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा. इट ट्रेम्बल्स इफ यू टिकल इट. ट्रेम्बल्स मीन्स शिवर्स. शिवर्स मीन्स कांपने लगता है. If you tickle it, tickle means touch somebody with your fingers or with something so soft that he or she laughs. यानी गुदगुदी करना. अगर आप इसको अपनी उंगलियों से गुदगुदी करते हैं, tread upon its toes, या पैरों के अंगूठे से इसको टच करते हैं, then what will happen? It trembles. It feels tickling. It is not an early riser. The writer says it is not an early riser. That means जल्दी उठने वाला. But it has snubbish nose. Snubbish nose means होता है to make a kind of nose expression. Okay, that means you don't want to get up from the bed, just like a small baby whenever her mother wants to make it up from the bed.
the baby doesn't want to rise. In the same way, whenever you touch this insect with your finger, it feels sticking, laughing. Okay? If you sneer at it, अगर आप इसको स्नियर करते हैं, स्नियर मीन्स होता है फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट, यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय स्लाइट रेजिंग ऑफ वन, चेहरा बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, और स्कोल्ड इट या डांटते हैं, जस्ट लाइक अ मदर व्हेनेवर बेबी डजंट वांट टू गेट अप फ्रॉम इट्स बेड, मदर स्कोल्ड्स हर to get up from the bed. In the same way, if you scold it, if you make expression of your face, then what will happen? It will scuttle off in shame. तो ये shamefully क्या करेगा? Scuttle. Scuttle means investigate करेगा, कुछ देखेगा इधर उधर, investigation करेगा, but it purrs and purrs. Purr means a kind of sound. To make continuous sound that shows pleasure, just like a cat makes sound. It will make a cat-like sound, like feeling pleasantly, like feeling pleasure. Okay? If you call it by its name, अगर आप इसको इसके नाम से बुलाएंगे, it may make a sound like cat. It may feel pleasing. It may feel happiness. And offer it some sandwiches of sealing wax and soap if you provide it. That means if you give it. अगर आप इसको देते हैं sandwiches, किसके sandwiches? Sealing wax. Sealing wax means wax material of seal which hardens quickly after melting. मेल्ट होने के बाद बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है. और सोप अगर देते हैं तो हो सकता है it will feel happy, it will feel glad. So try, empty, wanty, try, want, gone, gone. राइटर कहता है आप जो भी नाम सजेस्ट करना चाहें, you can think, जो भी हो उल्टा पुल्टा, all sorts of name. That means in this stanza, the writer points out some characteristics of the insect which he describes here. He says and compares it to a small child, saying that it is just like a small child who is sleeping in the bed and the mother wants to make it rise from its bed, so mother gives a tickling with her finger, but the baby doesn't want to get up. Then mother scolds it, so it feels unpleasantly. But whenever mother offers her baby to give something eatables, it feels pleasant sense. In the same way, this insect looks like. Now last stanza, but of course you haven't seen it. राइटर कहता है आपने इस इंसेक्ट को कभी देखा नहीं होगा. एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस. कन्फेस मीन्स एक्सेप्ट, ट्रूथफुली मीन्स कॉन्फिडेंटली. वो पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपने ऐसे इंसेक्ट को कभी कहीं भी नहीं देखा होगा. द राइटर इज फुली श्योर. द राइटर ही इज नॉट श्योर दैट ही हैज सीन दिस इंसेक्ट एनीवेयर, एनी टाइम before it. The writer says that he doesn't know where it lives. He doesn't know about any kind of information where such kind of insect is found. Okay? For there is not such an insect, though there really might have been. The writer ये कहना चाहता है कि वास्तव में ऐसा कोई भी इंसेक्ट कहीं नहीं पाया जाता है जैसा उसने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है. हो सकता है इससे मिलते जुलते कुछ कीट पाए जाते हो. द राइटर वांट्स टू से दैट सच काइंड ऑफ इंसेक्ट इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एनीवेयर एंड ही हैड नेवर सीन such kind of insect. Probably it may be possible that some characteristics may tell. If he says that if the trees and grass were purple, यदि trees और grass purple होते
trees or grass. Usually they are green colored. And the sky was bottle green, and sky was bottle green, that means dark green. Sky is usually blue in color. But if it had been dark green colored, it is just a little joke of mine. The writer says that it is not reality. That the insect is being described in this poem, but it is a kind of fun. He is making a fun before the readers. It is only a joke. And for making a joke, he thinks that readers will forgive him. Okay? So, writer finally says that you may try different types of names to suggest the insect which is being described in this poem, but nobody can describe it exactly. Nobody can give it a particular name because this doesn't exist. Okay, students, revise this poem seriously, learn difficult words and meanings, and learn all the answers which you have been already provided. Next day I will explain chapter number 2. Okay, thank you. Good morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. In the last class we have completed exercise 1C. Today we will be starting with exercise 1D. This exercise deals with the insertion of rational numbers between the two given rational numbers. ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में और एक रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर, चार रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर कि कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो होगी कि यू आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट वन रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स. ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आपको एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है दो रेशनल नंबर्स के बीच में. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दो रेशनल नंबर्स दिए गए 7/10 एंड 10/17. ठीक है, टू रेशनल नंबर्स आर गिवन 7/10 and 10/17 and you are required to insert one rational number in between them. और आपको इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर क्या करना है, इंसर्ट करना है. तो इसको करने का तरीका होता है, there is a formula called 1/2 in bracket first rational number plus second rational number. ठीक है, that means you will be doing or calculating the average of given two rational numbers. In this situation, first rational number is 7/10 and second rational number is 10/17, and you will be putting the values in place of a and b. So it will be 1/2. Here it will be 7/10 plus 10/17. ठीक है, so for that you are required to find the LCM of 10 and 17. That will give us, because 10 and 17 does not have any common factor between them, hence the LCM will be 10 multiplied by 17, that is equal to 117. ठीक है, now 117 will divide by 10, it will give us 17, and 17 multiplied by 7. 7 is 49, 4 and 7 is 7, and plus 4 will 190. Plus 7 10 is 117 10 170 10 10 into 10 will be 100. So it will be 1/2 in brackets 119 plus 100/170. ठीक है, तो further we will be solving it, we will get 219/170 and outside the brackets 1/2. ठीक है, तो 2 will be multiplied with 170, you will get
219 upon 340. Okay. So this is the rational number in between 7 upon 10 and 10 upon 17. Further अगर यहाँ पे आपको दिखे कि किसी नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, फर्दर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ वन रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स. ठीक है. Now moving ahead in question number 2. In question number 2 it is saying find the three rational numbers. ठीक है. अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना था. इन क्वेश्चन नंबर 2 you are required to insert three rational numbers. ठीक है. तो insert three rational numbers. आपको थ्री रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स. ठीक है. अब सिचुएशन क्या है कि अब आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में तीन और नए रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. ठीक है. तो इसको भी विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल एंड आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट इट इज सेइंग -1/2 एंड -1/4. ठीक है. ये दो रेशनल नंबर्स हैं. फर्स्ट इज -1/2 एंड सेकंड इज -1/4. और इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आपको क्या करना है, तीन रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. तो फॉर फर्स्ट रेशनल नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर आप कैसे इंसर्ट करोगे? फर्स्ट रेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय a plus b. ठीक है. क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय a plus b दैट इज इक्वल टू 1/2. वैल्यू ऑफ a इज -1/2 एंड वैल्यू ऑफ b इज -1/4. तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/4. ठीक है. मूविंग फर्दर इट विल गिव अस 1/2. हियर LCM will be 4. 2 to the 4, so it will be -2 here and 4 1 the 4 -1 here. ठीक है. Now it will ultimately give us 1/2 multiplied with -3/4. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी -3/8. ठीक है. तो यहाँ से आप समझ गए कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में जो पहला रेशनल नंबर आएगा वो क्या आएगा, -3/8 आएगा. तो यहाँ पे आप लिख दोगे -1/2 कॉमा -3/8 कॉमा -1/4. ठीक है. लेकिन अभी आप देखो, अभी सिर्फ एक ही रेशनल नंबर बीच में मिला हुआ है. ठीक है. अभी आपको दो और रेशनल नंबर बीच में चाहिए. उसको कैसे करोगे आप, एक और मिलेगा इन दोनों के बीच में और एक और मिलेगा इन दोनों के बीच में. ठीक है. तो आप इसके लिए सॉल्व करेंगे, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय a plus b. ठीक है. तो अब यहाँ पे लिख देंगे फॉर सेकेंड रेशनल नंबर. ठीक है. सेकेंड रेशनल नंबर के लिए a की वैल्यू हो जाएगी -1/2 और b की वैल्यू हो जाएगी -3/8. ठीक है. तो इट विल गिव अस 1/2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ a इज -1/2 and value of b is -3/8. ठीक है. यहाँ पे प्लस है लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू है, तो प्लस माइनस करके यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई विद एलसीएम विल बी 8. 2 4s are 8, so -4 and it will be -3. Further it will give us 1/2 multiply with -7/8. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव अस -7/16. तो जो -7/16 है इट इज द सेकंड रेशनल नंबर जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आ जाएगा. दैट इज -7/16. मतलब एक ये मिल चुका है और एक ये मिल चुका है. अब इन दोनों नंबर्स के बीच में भी एक रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा. उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय a plus b. ठीक है. इसके लिए जो a का वैल्यू होगा वो कितना होगा, -3/8 होगा. एंड देन वैल्यू ऑफ b विल बी -1/4 प्लस माइनस माइनस करेंगे -1/4
ठीक है। नाउ सॉल्व करें अगेन इसको, तो इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई विद इन द डिनोमिनेटर इट विल बी एलसीएम विल बी 8, सो -3, 4 2 is 8 -2, ठीक है। तो इट विल गिव अस 1/2 मल्टीप्लाई विद -5/8, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव अस -5/16, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा -5/16, ठीक है। तो गिवन थ्री रेशनल नंबर्स यहाँ पे फाइंड करने थे। फर्स्ट इज -3/8, सेकंड इज -7/16 एंड थर्ड इज -5/16। तो आप चाहो तो ऑर्डर में इसको लिख सकते हो कंप्लीटली कि आएगा -1/2, -7/16, -3/8, -5/16 and -1/4। So these are the 5 rational numbers। ये दोनों हमारे क्वेश्चन में गिवन थे और ये तीनों हमने क्या किया, फाइंड किया, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सो सिमिलरली बाकी बचे हुए पार्ट्स भी आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज सेइंग इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। बोला जा रहा है कि इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप उस तरीके से सॉल्व करोगे कि पहले दो नंबर मान लीजिए दिए हैं p/q एंड a/b, ठीक है। 2 रेशनल नंबर्स आ गए, तो पहले आप क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक फाइंड करोगे, ठीक है। तो एक और आ जाएगा उसका इन दोनों के बीच में, फिर ऐसे करते हुए कई बार आपको उसी प्रोसेस को करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक दूसरा तरीका यूज करेंगे। तो लेट्स सी हाउ टू इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन गिवन 2 रेशनल नंबर्स। इसको भी एग्जांपल की हेल्प से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, इट इज सेइंग -2 and -1/2, ठीक है। तो -2 को आप क्या लिख सकते हो, -2/1, एंड इसको आप प्रॉपर में चेंज करोगे तो इट विल बी 2 1 2 + 1 3, so it will be -3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते समय इस नेगेटिव साइन को अलग ही रखो, है ना। इसको सॉल्व करो 2 1 2 + 1 3/2 और फिर नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा ना। ऐसे करने में फिर कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो 2 गिवन रेशनल नंबर्स आर -2/1 एंड -3/2, और आपको इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में टोटल ऑफ 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लो, ठीक है। व्हाट यू विल डू, इनके डिनोमिनेटर में क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 1 and 2, और 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 2 करना है। 2 करने के लिए फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में या फर्स्ट वाले रेशनल नंबर में किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इट विल बी -2/1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और दूसरे वाले में 2 ऑलरेडी है तो उसको एज इट इज ही लिख देंगे, ठीक है। तो इट विल गिव अस -4/2 एंड -3/2, ठीक है। अब देखो आप -4 और -3 के बीच में कोई भी एक इंटीजर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि -3 और -4 जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, नेबर्स है ना, नेबर्स। तो आप क्या करोगे, अब अगेन इन दोनों नंबर्स को, इस वाले रेशनल नंबर को भी और इस वाले रेशनल नंबर को भी अगेन क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव अस -4/2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 हियर -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ऐसा करने से यू विल गेट -8/4 एंड -6/4, ठीक है। अभी भी क्या हो रहा है कि 5 रेशनल नंबर्स बीच में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, जब आप दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट -16/8 एंड -12/8, ठीक है। अब कितने रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं आपको, मिल रहा है 13 14 और 15, मतलब 3 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं।
तो फिर से एक बार क्या करो, 2 से एक बार और मल्टीप्लाई करो, तो एक बार और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट विल गेट -32/16 एंड -24/16। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 से ज्यादा रेशनल नंबर्स बीच में दिखाई दे रहे हैं, -24/16 और -32/16 के बीच में। तो पहला क्या आएगा, -25/16, नेक्स्ट -26/16, देन -27/16, then -28/16 and then -29/16। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 रेशनल नंबर्स आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में मिल गए। -29 के बाद -30 -31 भी है, लेकिन हमें लिखने कितने थे, कोई 5 लिखने थे, इसलिए हम लोगों ने इन 5 को यहाँ से चूज कर लिया। ठीक है, तो वो दो क्वेश्चन अभी बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, they would take a little more time, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वाले चीज को देख करके आप क्वेश्चन नंबर 3 तक आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। Welcome to my online classes for class 8 and subject is chemistry. Today I will discuss physical and chemical change. And now I will start what is physical change. Physical change is a type of change in which after changing no new product is formed and it is reversible. So what is the definition of physical change? Physical change is the type of change in which no new product is formed after changing and it is reversible. After changing, it can be reached in previous position. For example, we take some ice in a beaker. When we heat this ice, it is converted into water, and when water after cooling, water is converted into ice. This is the example of physical change, conversion of ice into water and water into ice. And further, after heating, water convert into its vapors. It means water convert into water vapors. And when vapors after cooling, the process is known to be condensation. After condensation, water vapors converted into water. So all this phenomena, physical state of change in water, is the example of physical change. No new product is formed. The composition in ice is H2O, the composition of water is H2O, and the composition is steam is also H2O. So no new product is formed. It is reversible. Steam reverse into water and water reverse into ice. So I hope you understand what is physical change. Some characteristics of physical change. What are characteristics of physical change? For example, no new substance are formed. We can see easily the composition of ice is H2O, the formula of water is H2O, and also the formula of vapors is also H2O. So composition is same. No new product is formed during the physical change. It is reversed. So we can see easily the physical change is reversed. No change in weight. We take some example. If we dissolve 20 gram salt in a water, after evaporation of water, when water is evaporate, 20 gram of salt is remain in a beaker. So no change in weight. Weight does not change during the physical change, and little heat is absorbed. Little heat is taken in during the physical change. So these are the characteristics of physical change. And what is the definition of physical change? Physical change is a kind of change in which no new substance are formed. It may be reversed, and no change in weight, and little heat is taken. So I also written the definition: a change which alters some specific property of matter without any change in the composition of its molecule. Composition does not change in physical change. It is called physical change.
Some examples are there of physical change. One example is the conversion of water into ice to water, and water to ice, water to steam, and steam to water. And some examples are also there. For example, melting of ice. So melting of ice, and it is reversed, is a physical change. No new product is formed. Sublimation of camphor. Sublimation, I hope you understand what is sublimation. Sublimation is the process in which solid directly convert into its vapor. For example, sublimation of camphor. Okay, when after heating, camphor gets vaporized, and when these vapors are collected and going to be condensation, it converted into camphor. So it is physical change. Change of color of zinc oxide. Okay, zinc oxide is a chemical compound. When it is heated, it is white. When it's heated, it convert into yellow. But after cooling, it again converted into white substance. So it is physical change. Glowing of electric bulb when passing electric current, and when switch off the electric current, it reverts into their original position. So I hope you understand what is physical change. In next video, I will going to explain what is chemical change. Thank you. Have a marvelous morning, my dear students. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Students, my today's topic is rise of cell sap. So, what is rise of cell sap? You know, students, water is absorbed by the roots from the soil. So, this absorption of water from the soil is by the process of osmosis. So, students, you know that osmosis is the process in which water molecules move from a higher concentration to the lower concentration region. Means where the molecules of water are rich, they are moved to the region where they are low in numbers. Okay, so this is the process of osmosis, and osmosis is occur by a membrane, through a membrane called semi-permeable membrane, which allow only some substance to pass through it. So, students, this absorption of water by the process of osmosis is now how the pathway of the water is conducted. Now I am going to explain you the pathway of water. So this is the root hair. As you can see here, this is the root hair, and you know that root hair absorbs the water from the soil. Then this root, because root hair has a weaker solution. Weaker solution means water molecules inside the root hair is less in comparison to the soil. This is the soil particles, and this is the water. So water molecules are more in number than in comparison to hair. So this is the weaker solution because water molecules are more in number. Weaker solution means weaker solution means more high concentration. Okay, high concentration. Or stronger solution means low concentration, means water molecules are more in number. That type of solution is called high concentration, or solution is called weaker solution. Okay, so here in the soil the solution is weaker, and in the root hair the solution is stronger. Now the movement of water from the soil to the root occurs because by the process of osmosis and through this semi-permeable membrane. So water molecules move from soil particles inside to the root hairs. Now this water is diluted in the sap. This is the cell sap of root hair. This is the root hair, and this is the cell sap of root hair. Now this water is diluted in the cell sap. This water, when this water is diluted, then here is the solution is weaker because water molecules are more in number here by the absorption of water. Now in the cell A, the water molecule are less in number in comparison to this cell sap. So now water goes
or pass from this cell sap to cell A. And in this cell sap, the water is again diluted and it forms a weaker solution. Now, the molecules of water is more in number in comparison to cell B. Means cell A में water molecules are present in more in number in comparison to cell B. Then now water is again moved from cell A to cell B. This process is again and again occurs in the cell of cortex. Means this is the all these cells are called cell of cortex. So this movement of water occur by step. When this water is reached in the xylem vessel, this is the xylem vessel. When this water is reached in the xylem vessel, then this water is conduct up or rise up by this xylem vessel. By this xylem vessel, the water is conduct up or rise up in the stem, and reaches the water into the leaves. So this is the process of absorption of water by the process osmosis. Okay, students. Now, how this water is conducted upwards? Because you know that leaf prepared the food for the plant and by the process of photosynthesis. And all of you know that in the process of photosynthesis, the leaves require, what is the requirement? Carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. So, sunlight is present in the atmosphere, chlorophyll is present in the leaves, carbon dioxide is absorbed from the atmosphere. Now water. Water is conducted from this cell sap by these xylem vessels to the leaves. So, because the leaves require water, so leaves, there is a two process are occur in the leaf. First is photosynthesis, by which they make their food, and second is transpiration. Okay. So water is required for the photosynthesis and other is transpiration. You know, students, transpiration is the process by which the loss of water in the form of water vapor is called transpiration. So, water continuously conducted up towards the leaf or other parts of the plant. Now, most of the water is used by the process of photosynthesis. But what happened of the excess water? Because there is a continuously conduction of water towards the leaf. So, the excess water is lost by the stomata, which are present at the lower surface of leaf by the process of transpiration. So, there is a continuously flow of water towards the plants or towards the leaves or other parts of a plant. So, water is used in the process of photosynthesis and in the process of transpiration. So, students, there is a transpirational stream. Like you are sucking the water through the straw. What are you doing? You suck the water by the straw and you are continuously sucking. So, like this process, the water is also continuously sucking by the roots towards the leaves. And the water is used in the process of photosynthesis and excess water is reduced in the form of or lost in the form of water vapor. This is called transpiration. And this continuously conduction of water from this cell sap towards the leaf is called transpirational stream. Okay. By the transpirational stream, water is continuously goes upward in the upward direction. So this is the rise of cell sap. How the water is absorbed from the root, how these are conducted from one cell of the cortex to another cell, and how this is conducted upward direction into the plants or other part in the leaves or other parts of the plant. So this is the pathway of water across a root and higher up. Okay, students. So students, now I am summarize you the whole process of pathway of water across a root and higher up. Students, first of all, this root here absorb water from the soil because in the soil the solution of water is a weaker solution, and here
The inside the root here, the solution is stronger. That's why water move from high concentration region to low concentration region. Then this water is diluted up in this cell sap, and then the solution is weaker here and solution is stronger in the cell A. Then again this process happen, this water is moved from this cell sap to cell A. Now in the cell in the sap of cell A, the water is diluted. Then again it make a weaker solution and the solution of cell B is a stronger. Again water is moved. So this process conducted all the cell of the cortex. This is the cell of the cortex. Now water is reached up the xylem vessels. So leaf required water for the process of photosynthesis and transpiration. So water is conducted upward direction through the xylem vessels to other parts of a plant or leaves. And water is used by the process of photosynthesis by the leaves, and the excess water is lost by the process of transpiration in the form of water vapor. This continuously flow of water by this root xylem to upward in the upward direction, like a sucking of water through a straw. And this continuously flow of water by root xylem to in the upward direction is called transpirational stream. So students, that enough for today, and we will discuss the next topics in our next class. Thank you students. Have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture I had explained you class 8 chapter 1 representation of geographical features, in which I have explained you conventional sign and symbol that are used on a topographical survey map. And now today I will continue the same chapter. And my today's topic are representation of drainage pattern and water bodies and means of irrigation. So there are three types of drainage pattern: dendritic, trellis and radial. So first this symbol indicate dendritic pattern. तो बच्चों dendritic pattern क्या होता है? The pattern resembles the veins of a leaf or a branch of a tree. तो इसको आप पैटर्न को देख के आप समझ सकते हो कि ट्री की ब्रांचेस की तरह इसकी ये रिजेंबल करता है, पेड़ की शाखाएं जैसी होती है वैसे ये हमारा पैटर्न रिजेंबल करता है. तो दिस इज कॉल्ड डेंड्रिटिक पैटर्न. नाउ नेक्स्ट इज ट्रेलाइज पैटर्न. ट्रेलाइज पैटर्न क्या होता है बच्चों? दिस पैटर्न शो पैरेलल स्ट्रीम्स जॉइनिंग द मेन रिवर एट राइट एंगल्स. तो दिस इज कॉल्ड ट्रेलाइज पैटर्न. नाउ नेक्स्ट इज रेडियल पैटर्न. तो रेडियल पैटर्न क्या होता है? In this pattern, the streams flow outward in all direction from the watershed or a ridge. So these are three types of pattern: drainage pattern, dendritic pattern, trellis pattern, and radial pattern. And now, representation of other water bodies and means of irrigation. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, this symbol indicate canal. Canal क्या होती है हमारी? A channel connected to the main river in which the water is divided for various purposes, for irrigation purposes during dry season. Dry season में irrigation purpose के लिए water को इसमें क्या किया जाता है? Divide किया जाता है. तो this is called canal. Now next, this symbol indicate tanks. बच्चों टैंक क्या होते हैं? It is speckled with black dots indicating area of seasonal rainfall. तो ये क्या होता है बच्चों? These are the tanks. They are also sources of irrigation, especially to rocky region during dry season. The water is stored and used for various purposes. So this symbol indicates tank. Now next, this symbol indicates perennial lined well. So what do you mean by perennial? A river that water throughout the year. ऐसी नदियाँ जिनमें वर्ष भर पानी रहता है. तो perennial lined well क्या होता है बच्चों? It is bored in the ground. A पक्का well lined well. ये कैसे होते हैं बच्चों?
Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Yesterday I have taught you chapter first, a period of transition. A period of transitions. I have taught you the many topics of this chapter in previous video. Now I will again discuss about the how many topics have explained. First, transition. Transitions mean transitions mean in Hindi is called संक्रमण काल. संक्रमण काल यानी the medieval period, any ancient period, any the term medieval associated with the time period of any ancient and to modern period. But medieval period is the period of transition. In that time, many changement occur in our society. Thus we say at first, the first development happened in Europe, but after that in India. Many topics of in this chapter that Renaissance. Renaissance is the period where Renaissance means in the revival या rebirth. Renaissance means पुनर्जागरण काल. पुनर्जागरण काल माने the people या the citizen of the Europe were made to develop to their life in this time. And yesterday, previous video I have taught about Industrial Revolution. Industrial revolutions means the people wanted to develop to product more goods in a low cost and a high profit. And the Industrial Revolution is called, and at last this revolution means in capitalism. Capitalism means Punjibad. The merchants the rich persons wanted to the gain wanted to much profit more profit to their goods and commodities. Now I discuss why did Industrial Revolution began in England. In that time, Industrial Revolution began in England because England in the 18th century was in the most favorable position for an industrial revolution. Thus we say in England in 18th century, we also known as the 18th century as the modern age, that people citizens developed many new ideas, new inventions in that time. So the 18th century was the most favorable position and industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था 18th सेंचुरी में इसकी क्या थी, एक मोस्ट फेवरेबल पोजीशन थी इन यूरोप एंड इंग्लैंड. थ्रू आवर ओवरसीज यानी आवर ट्रेड या द ट्रेड हैव इन दैट टाइम इन हर ओवरसीज माने समुद्री मार्ग द्वारा, इंक्लूडिंग ट्रेड इन स्लैब्स, she had accumulated vast profit because every businessman या every industry owner wanted to vast profit या great profit which could provide the necessary capital, because they had to use unnecessary capital and found the great profit and the best profit. Now she had acquired the colonies. In that time, she had acquired the colonies which ensured a regular supply of the raw materials. In that time, the industry money in Europe, the raw materials purchases in a cheap rate and in the supply, and this goods this commodity supply in a great profit. So they gain more capital. After the disappearance of the serfdom as a condition and a system of slabs, people were no larger tied to the land. Any people farmers not wanted to do their work in your fields in your fields, because in that time Britishers used to their lands as a owner, and
were free to take to any job, and everybody were free to take any job they could find. Thus we say in that time farmers wanted to free for to take job and they could find. The enclosure movement, and thus we say in that time the enclosure movement in 18th century. In 18th century had begun in big landowners, and many big landowners who wanted, and they wanted to consolidate in their large hand holding, and they wanted to do their work as a land holding. Students, pay attention in that time कि major inventions we talk about after the industrial revolutions, कि how many major inventions in that time in medieval times. तो James Hargreaves invented a machine. James Hargreaves invented a machine called a spinning jenny. A spinning jenny जो machine थी invented by James Hargreaves, which speeded up spinning. माने जो भी स्पिनिंग का काम होता था उससे क्या होता था, स्पीडेड अप, माने तेजी से होता था. बिकॉज इन ओल्डन टाइम या इन एंशियंट टाइम देयर वर नो स्मॉल या लार्जर मशीन. दे यूज्ड टू फॉर स्पिनिंग एज अ स्मॉल, यानी एज अ स्मॉल मशीन. दे वर नॉट सफिशिएंट या दे वर नॉट सफिशिएंट फॉर प्रोडक्ट गुड या प्रोडक्ट मोर गुड्स. नाउ Arkwrights adopted this machine for running with water. मैंने Arkwrights ने जिस मशीन को अडॉप्ट किया for running with water, मैंने जो running with water के साथ रनिंग करती थी. Cromptons यानी Crompton sometime later, after some time, combined the advantage of machine invented by Hargreaves and Arkwright. यानी thus we say that Crompton have sometimes combined this machine because they wanted to the advantage of both यानी James Hargreaves machine and Arkwright machines. In that time these inventions alone made it possible for England, and thus we say कि these inventions alone made it possible for England to produce thread. माने this machine wanted to used for an England for products to thread, and this was finer and cheaper. माने this machine product possible या product था thread, this was कैसा होता था, finer and cheaper. Fine भी होता था and cheaper भी था than any that could be produced by others, and that produced and it could be produced, but that it could be produced by others were with older technique, because this is better than in that of older technique. Now we talk about in 1785 Cartwright, and 1785 में Cartwright invented a power loom. He invented a power loom. यानी at 1785 Cartwright invented a power loom. This machine could be run by horse and bullocks. In that time there were no, this machine could be run by horse and bullocks. Thus we say in that time this machine is run by bullocks and horses. And later when factories were set up along the rivers, thus we say in that time there were no facilities for water, and there were no facilities for water in the industry. So all the industry were set up along in the rivers and canals, which
were supplied to the more water. Power was used to the operated, and from water we produce power. We used power to operate it. Thus we say in that time the more industry in Europe and England in that time were set up along in the river and canal. Now students, I explain 2 topics of this chapter in this video, and I will explain the next topics of this chapter in next video. Thank you for attending this class. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज मैं क्लास 8 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चैप्टर 2 शैक्षिक यात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये SGI की ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं। तो इस कड़ी में मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 2 शैक्षिक यात्रा। इसका पहला पैसेज बच्चे आप पढ़ चुके हो। अब दूसरा पैसेज संकेत डालोगे, कक्षाध्यापिका डैश 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 अस्ति। जब भी आप कोई पैसेज लिखेंगे तो संकेत जरूर लिखेंगे। इट मीन्स आप कहां से कहां तक का अर्थ लिख रहे हैं। संदर्भ एक बार ही लिखेंगे। तो ये सेकंड पैसेज है, कक्षाध्यापिका से लेकर के अस्ति तक। ओके, तो मैं अब आपको इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। संदर्भ आप लिख ही चुके होंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक देवती के शैक्षिक यात्रा पाठ से ली गई। ठीक है, तो ये पंक्तियां देखिए। दूसरा पैसेज बहुत ध्यान से सुने, एक एक शब्द के अर्थ पे ध्यान दें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है वो होता है कि आप प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको इन पंक्तियों का अनुवाद करना है, यानी वर्ड बाय वर्ड आपको अर्थ लिखना है। इसलिए ध्यान दें। कक्षाध्यापिका कहती है, इदम चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु किमिदम स्थानम। इदम चित्रम दृष्ट्वा, इस चित्र को देखकर, वदन्तु मीन्स बताओ, किमिदम ये 2 शब्द हैं, किम प्लस इदम। ठीक है, यानी यह क्या या यह कौन सा। इस चित्र को देखकर बताओ कि यह कौन सा स्थान है। इदम मीन्स यह कौन सा स्थान है। नंदिनी कहती है, अहम जानामि एतद् स्थानम, मैं इस स्थान को जानती हूँ। एतद् मनाली नगरम अस्ति, यह मनाली नगर है। इदम पर्वती नगरम कुल्लू जनपदे अस्ति, यह पर्वती नगर कुल्लू जिले में है। कुल्लू को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखें। कक्षाध्यापिका, इस चित्र को देखकर बताओ कि यह कौन सा स्थान है। नंदिनी, मैं इस स्थान को, एतद् स्थानम, इस स्थान को जानती हूँ। यह मनाली नगर है। इदम पर्वती नगरम कुल्लू जनपदे अस्ति। इदम पर्वती नगरम, यह पहाड़ी नगर या पर्वती नगर कुल्लू जिले में है। ठीक है, ये इसको अब आगे देखें। कक्षाध्यापिका, अतिशोभनम, बहुत सुंदर। इदम मनाली पर्वती नगरम अस्ति, यह मनाली पर्वती नगर है, यानी पहाड़ी नगर है, पहाड़ों पे बसता है ये नगर। और इदम मीन्स यह बहुत सुंदर, यह मनाली पर्वती नगर है। ठीक है। यामिनी, अस्मिन् नगरे किम किम दर्शनीयम अस्ति। अस्मिन् नगरे, इस नगर में, किम किम दर्शनीयम अस्ति, क्या क्या देखने योग्य है। दर्शनीयम, देखने योग्य। इस नगर में क्या क्या देखने योग्य है। इति वदत्,
ऐसा बताओ या यह बताओ। इस नगर में क्या क्या देखने योग्य है यह बताओ। कक्षाध्यापिका आम, हाँ। अहम वदामी, मैं बताती हूं। तानी स्थानानी, उन स्थानों को। आम मीन्स हाँ, मैं तानी स्थानानी वदामी, मैं उन स्थानों को बताती हूँ। चा मीन्स और। प्रक्षेपक यंत्रेण दर्शयामी, और दूरवीक्षक यंत्र से दिखाती हूँ। दूरवीक्षक जिसे आप दूरबीन कहते हैं। हाँ, मैं उन स्थानों को बताती हूँ और प्रक्षेपक यंत्र से दिखाती हूँ। इदम चित्रम पश्यत, इस चित्र को देखो। अस्मिन् चित्रे हिडिंबा मंदिरम अस्ति, इस चित्र में हिडिंबा मंदिर है। हिडिंबा पांडुपुत्र से भीमस्य पत्नी आसीत्, हिडिंबा पांडुपुत्र भीम की पत्नी थी। सा एका राक्षसी आसीत्, वह एक राक्षसी थी। सा अत्रैव निवासम कृत्वा, उसने यही निवास करके, देखिए अत्रैव शब्द भी वृद्धि संधि है, अत्र प्लस एव यानी यही। उसने यही निवास करके तपस्या की। तपः क्रोध, तपस्या की। तस्या घटोत्कचा नामकः एकः पुत्रोऽपि अभवत्, उसके घटोत्कच नामक एक पुत्र भी हुआ। पुत्रोऽपि, पुत्रधन, अपि, ये पूर्व रूप संधि है, सॉरी पुत्रोऽपि होगा। ठीक है। उसके घटोत्कच नामक एक पुत्र भी हुआ। अत्र व्यास कुंडम अपि दर्शनीयम स्थानम अस्ति, अत्र मीन्स यहाँ व्यास कुंड भी, यहाँ व्यास कुंड भी देखने योग्य स्थान है। अस्मिन् कुंडे पृथिव्या उष्णं जलम निसरति, अस्मिन् कुंडे, इस कुंड में पृथ्वी का गर्म जल निकलता है। निशरति, निकलता है। अनेन जलेन त्वचा रोगा दूरी भवन्ति, इस जल से, अनेन जलेन, इस जल से त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। नलिनी, किम, क्या। अस्मिन् नगरे हिमम अपि अस्ति, क्या इस नगर में बर्फ भी है। क्या इस नगर में बर्फ भी है। देखिए इसको फिर से। आम मीन्स हाँ, मैं उन स्थानों को बताती हूँ और प्रक्षेपक यंत्र से दिखाती हूँ। इदम चित्रम पश्यत, इस चित्र को देखो। अस्मिन् चित्रे हिडिंबा मंदिरम अस्ति, इस चित्र में हिडिंबा मंदिर है। हिडिंबा पांडुपुत्र से भीमस्य पत्नी आसीत्, हिडिंबा पांडुपुत्र भीम की पत्नी थी। वह एक राक्षसी थी। सा अत्रैव निवासम कृत्वा तपः क्रोध, उसने यही निवास करके तपस्या की। उसने यही निवास करके तपस्या की। तस्याः घटोत्कचा नामकः एकः पुत्रो अपि अभवत्, उसके घटोत्कच नामक एक पुत्र भी हुआ। यहाँ हलंत होगा बच्चों, हलंत का विशेष ध्यान रखें। ये हलंत लगा हुआ अभवत में, ये प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है। अगर आप इसमें हलंत नहीं लगाते हैं तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार बताती हूँ कि संस्कृत में हलंत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हलंत का ध्यान रखें। यहाँ पर अभवत में हलंत होगा क्योंकि ये एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया भी होनी चाहिए। उसके घटोत्कच नामक एक पुत्र भी हुआ। अत्र व्यास कुंडम अपि दर्शनीयम स्थानम अस्ति, यहाँ व्यास कुंड भी देखने योग्य स्थान है। अपि मीन्स भी। इस कुंड में पृथ्वी का गर्म जल निकलता है। इस जल से त्वचा के रोग दूर हो जाते हैं। किम अस्मिन् नगरे हिमम अपि अस्ति, क्या इस नगर में, हिम मीन्स बर्फ, क्या इस नगर में बर्फ भी है।
तो बच्चों ये जो मैंने पैसेज दिया इसका अर्थ आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल डिट्टो जैसे मैंने पढ़ाया है। मुझे आशा है कि इसके पहले आप जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दिए हैं वो शब्दार्थ लिख चुके होंगे, इसके पहले का अर्थ लिख चुके होंगे और इसके बाद ये सेकंड पैसेज का अर्थ लिखिए अपनी नोटबुक में। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान दें, आप 6th क्लास के बच्चे न्यू एडमिशन हो गए, आप जो नोटबुक में अपना वर्क स्टार्ट करेंगे तो आप इंडेक्स जरूर बनाएं, ठीक है। इंडेक्स यानी विषय सूची, वो फर्स्ट पेज पर, नोटबुक के फर्स्ट पेज पर आप इंडेक्स जरूर बनाएं और उसके बाद ये जो नोट्स हैं इनको लिखना प्रारंभ करेंगे। राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे, ये मैं आपको विशेष रूप से बता रही हूँ। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हर एक की नोटबुक में इंडेक्स जरूर बनी होनी चाहिए, ठीक है। Good morning, students. This is class 8th E. Subject is computer. Chapter number 2. Working is MS Excel. Student, in previous class we discussed simple introduction of MS Excel worksheet. Today we discuss working with sheet tab. What is the sheet tab? This is MS Excel worksheet. Sheet tab, just sheet tab below in status bar. This is the sheet tab. By default in Excel workbook, 3 sheet tab open. Okay. In sheet tab, with the help of sheet tab, we can move from one sheet to second sheet. Okay, from one sheet to another sheet. Now, there are 3 work on the sheet tab. We can insert a sheet tab, we can rename a sheet tab, and we can delete a sheet tab. Okay, we can insert a worksheet, we can rename a worksheet, and we can delete a sheet tab. Working with sheet tab means how to insert a new worksheet with the help of sheet tab. Okay student, how to insert a new worksheet. Suppose there are 3 worksheets present, but you can insert a new worksheet. So you select, there are following points. First is click on sheet tab. This is the sheet 1 tab, sheet 2 tab and sheet 3 tab. Click on sheet 1 tab. When you select sheet 1 tab, new worksheet inserted before the selected sheet. Okay, that means ki new worksheet insert before sheet 1 tab. Okay, now the process is click on sheet tab, that means you click on sheet 1 with the help of mouse, right click on the sheet tab button, right click on the sheet tab, pop-up menu will appear. That means ki when you select sheet 1 tab, right click on mouse button, then there will be present a pop-up menu like this. There are another menu, this is called the pop-up menu. This will appear like this. There are following options: insert, delete, rename, etc. There are so many options in pop-up menu. Click on insert option.
you select with the help of mouse, click on insert option. The insert dialog box will appear on your screen. That way, when you select insert button or you click insert button, a new window appear on your screen. In this window, in this window you can select new worksheet button. Okay, in this window you can select new worksheet button. After clicking new worksheet button, a new worksheet get inserted. Okay, new worksheet get inserted before the sheet 1 tab. Okay student, now second option is deleting a worksheet. How to delete a worksheet? Now, how to delete a worksheet? Same as first option is click on sheet tab. That means कि you can click on sheet 2 tab. That means कि you delete a sheet 2 worksheet. Okay, so click on sheet 2 sheet tab. Right click on the sheet 2 tab with the help of mouse. Sheet 2 tab. When you press the right click, a pop-up menu will appear on the screen. Pop-up menu appear on your screen which have following options: insert, delete, rename, etc. Okay. In following options, you can select delete, click on delete option. Click on delete option. Selected worksheet is deleted. That means when you select delete option or delete command, selected worksheet will be deleted. Okay, यानी कि जैसे ही आप शीट 2 पे क्लिक करके पॉपअप बटन प्रेस करेंगे या माउस से राइट क्लिक बटन प्रेस करेंगे और वहां पे आप डिलीट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपका ये जो भी आपकी सेलेक्टेड वर्कशीट थी, दैट मीन्स की शीट 2 विल बी डिलीटेड. आपकी शीट 2 जो है वो डिलीट हो जाएगी. सो स्टूडेंट, I think this is sufficient for today. Today you learn how to insert a new worksheet and how to delete a worksheet. Thank you. Have a nice day.